नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं गिनी बिसाऊ की। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस पश्चिम अफ्रीकी देश के भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और हाँ, इसकी आज की मुश्किलों पर भी रोशनी डालते हैं। हमारा इरादा सिर्फ ये जानना नहीं कि ये देश नक्शे पर कहाँ है, बल्कि इसकी पूरी कहानी, इसकी जो उलझनें हैं और इसकी अपनी खास पहचान, उसको समझने की कोशिश करना है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि ये देश दुनिया के सबसे बड़े काजू उत्पादकों में से एक है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इसे नार्को स्टेट तक कहा गया। मतलब कितना विरोधाभास है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या खास है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की और कुछ बुनियादी बातों की। किसी भी जगह को समझने के लिए ये जानना तो जरूरी है कि वो दुनिया में है कहाँ। बिल्कुल। और गिनी बिसाऊ के मामले में इसकी भौगोलिक स्थिति ही मतलब इसकी कहानी का एक बड़ा हिस्सा तय करती है। ये पश्चिम अफ्रीका के तट पर बसा एक छोटा सा देश है। उत्तर में सेनेगल है, दक्षिण और पूर्व में गिनी और पश्चिम में विशाल अटलांटिक महासागर। ये जो तटीय लोकेशन है और साथ में द्वीपों का समूह, खासकर बिजागोस द्वीप समूह, ये इसे रणनीतिक और प्राकृतिक दोनों नजरियों से अहम बनाते हैं। हाँ, मतलब समुद्री तट इसके लिए बहुत मायने रखता होगा। राजधानी बिसाऊ है और आबादी भी आपने कहा बहुत ज्यादा नहीं, करीब 20 लाख। कई बड़े शहरों की आबादी से ज्यादा होती है। सही कहा। और आबादी कम होने के बावजूद विविधता बहुत है। भाषा को ही लें, आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, जो सीधे तौर पर इसके औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाती है, जब ये पुर्तगाली गिनी कहलाता था। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में सड़कों पर, बाजारों में आपको क्रियोल भाषा सुनने को मिलेगी। ये पुर्तगाली और कई स्थानीय अफ्रीकी भाषाओं का एक दिलचस्प मिश्रण है। ये अपने आप में गुलामी, व्यापार और संस्कृतियों के मेल का इतिहास समेटे हुए है। इसके अलावा और भी कई स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। ये जो बहुभाषावाद है, यही इसकी सांस्कृतिक समृद्धि का सबूत है। और एक दिलचस्प बात जो मुझे स्रोतों में मिली वो ये कि यहाँ की मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक XOF है। ये थोड़ा अजीब नहीं, ये ज्यादातर पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों में चलती है, जबकि ये पुर्तगाली उपनिवेश था। हाँ, ये कनेक्शन थोड़ा चौंकाता है। सही कहा आपने। शायद आजादी के बाद के जो आर्थिक समझौते हुए या क्षेत्रीय एकीकरण की कोशिशें हुई, ये उसका नतीजा हो। ये क्षेत्रीय आर्थिक ताने बाने की एक परत खोलता है। अच्छा, तो इतिहास पर आते हैं। जैसा आपने जिक्र किया, ये पुर्तगाल का उपनिवेश था सदियों तक। हाँ, कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, सदियों तक चला, जिसने यहाँ के समाज और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। और फिर आया आजादी का संघर्ष। इसे 1973 में स्वतंत्रता मिली, जिसे दुनिया ने औपचारिक रूप से 1974 में माना। तो अब लगभग 50 साल का स्वतंत्र राष्ट्र का सफर हो गया। बिल्कुल। और इस सफर की नींव रखने वालों में सबसे अहम नाम है अमिलकार कैब्राल का। वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक कृषि इंजीनियर थे, एक लेखक, एक गहन विचारक और पैन अफ्रीकनिस्ट थे। पैन अफ्रीकनिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की एकता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में विश्वास रखता हो और उसके लिए काम करे। कैब्राल का विजन सिर्फ राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था, वो सामाजिक और सांस्कृतिक मुक्ति की भी बात करते थे। उनका प्रभाव गिनी बिसाऊ के साथ साथ केप वर्डे की आजादी पर भी पड़ा। उन्होंने शिक्षा, आत्मनिर्भरता और जमीनी स्तर पर लोगों को संगठित करने पर बहुत जोर दिया। लेकिन कितनी दुखद बात है कि स्वतंत्रता मिलने से ठीक पहले 1973 में ही उनकी हत्या कर दी गई। क्या इसका असर देश के भविष्य पर पड़ा होगा? बहुत गहरा असर पड़ा। कई विश्लेषक मानते हैं कि कैब्राल जैसे दूरदर्शी नेता की असमय मृत्यु ने देश को एक मजबूत वैचारिक और नैतिक दिशा से कहीं न कहीं वंचित कर दिया। शायद यही वजह है कि आजादी के बाद का सफर इतना मुश्किल साबित हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुई, बल्कि कई मायनों में बढ़ गईं। ऐसा क्या हुआ आजादी के बाद? मतलब क्या दिक्कतें आईं? दुर्भाग्य से गिनी बिसाऊ का राजनीतिक इतिहास भयानक अस्थिरता का शिकार रहा है। 1974 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से शायद ही कोई ऐसा राष्ट्रपति रहा हो जो अपना कार्यकाल शांति से पूरा कर पाया हो। एक के बाद एक सैन्य तख्तापलट या तख्तापलट की कोशिशें, कमजोर और लगातार बदलती सरकारें और भ्रष्टाचार, इसने देश की जड़ों को जैसे खोखला कर दिया। हर कुछ साल में कोई नया राजनीतिक संकट खड़ा हो जाता है,
जिससे विकास की प्रक्रिया बार बार पटरी से उतर जाती है। सुनने में ही कितना अस्थिर लगता है। कागजों पर तो ये एक गणराज्य है, चुनाव वगैरह भी होते होंगे। हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये एक गणराज्य है जहां बहुदलीय चुनाव होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ एक स्थिर और मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था वो अभी तक पूरी तरह से जड़ें नहीं जमा पाई है। सेना का राजनीति में दखल बहुत ज्यादा रहा है और अक्सर राजनीतिक गुटों के बीच सत्ता का संघर्ष हिंसक भी हो जाता है। जब संस्थाएं कमजोर होती हैं और कानून का राज स्थापित नहीं हो पाता, तो ऐसी अस्थिरता पैदा होना मतलब लगभग लाजमी हो जाता है। जब किसी देश में सरकारें इतनी तेजी से बदलती हों, नेता आते जाते रहें, तो जमीनी स्तर पर एक आम नागरिक के लिए रोजमर्रा की जिंदगी कैसी हो जाती होगी? क्या कुछ भी स्थिर रह पाता है और इसका असर सीधी तौर पर अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है? असर बहुत सीधा और विनाशकारी होता है। आप कल्पना कीजिए, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई निवेशक बाहर से पैसा लगाना चाहता है। अगर उन्हें यही नहीं पता कि कल सरकार बदल जाएगी या नीतियां पलट जाएंगी, तो वो क्यों जोखिम लेंगे? यही हुआ है गिनी बिसाऊ में। राजनीतिक अस्थिरता ने दीर्घकालिक आर्थिक योजना बनाना और उसे लागू करना लगभग नामुमकिन बना दिया है। विदेशी निवेश डरकर दूर रहता है और घरेलू उद्यमिता भी पनप नहीं पाती है। नतीजा ये है कि देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पारंपरिक क्षेत्रों जैसे कृषि और मछली पकड़ने पर ही टिकी रह गई है। और इसी में वो काजू वाली बात आती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है। मैंने भी पढ़ा है कि दुनिया में काजू निर्यात में इसका बड़ा हिस्सा है। हाँ, ये सच है। गिनी बिसाऊ दुनिया के शीर्ष काजू उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। कच्चा काजू देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े काजू उत्पादकों में से एक होने के बावजूद देश इस सफेद सोने का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कच्चा काजू बिना प्रोसेस किए ही निर्यात कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग से जो अतिरिक्त मूल्य और मुनाफा मिल सकता था, उसका बड़ा हिस्सा देश के बाहर चला जाता है। ओह, यानी मेहनत यहाँ के किसान करें लेकिन मलाई कोई और खाए, ये तो ठीक नहीं है। काफी हद तक यही होता है। किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काजू की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा सामना करना पड़ता है और अक्सर उन्हें बिचौलियों के हाथों कम दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। ये किसी एक ही चीज पर अत्यधिक निर्भरता, ये एक तरह का आर्थिक जाल बन जाती है। अगर किसी साल काजू की फसल खराब हो जाए या अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिर जाएं, तो पूरी अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट आ जाता है। इसके अलावा देश भयानक गरीबी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे जैसे पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली, साफ पीने का पानी, इनकी भारी कमी से जूझ रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं भी बहुत कमजोर हैं, जिनकी गुणवत्ता और पहुंच दोनों ही सीमित हैं। और इसी कमजोर स्थिति का शायद फायदा उठाया गया जब वो नार्को स्टेट वाली बात सामने आई। ये सुन के तो बहुत चिंता होती कि एक देश को इस नाम से जाना जाए। ये एक बेहद गंभीर और दुखद अध्याय रहा है, खासकर 2000 के दशक में। हुआ ये कि गिनी बिसाऊ की भौगोलिक स्थिति, यानी पश्चिम अफ्रीका के तट पर होना, यूरोप से नजदीकी और खासकर वो बिजागोस द्वीप समूह के अनगिनत छोटे, बिखरे हुए और अक्सर अनियंत्रित द्वीप, और साथ में राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन, फैला हुआ भ्रष्टाचार और लचर कानून प्रवर्तन व्यवस्था, इन सब ने मिलकर इसे ड्रग तस्करों के लिए स्वर्ग बना दिया है। लैटिन अमेरिका से यूरोप जाने वाली कोकीन की तस्करी के लिए ये एक प्रमुख ट्रांजिट हब बन गया। मतलब देश के सिस्टम का ही इस्तेमाल अवैध कामों के लिए होने लगा ऐसा। सेना के कुछ ताकतवर हिस्सों में गहरी घुसपैठ कर ली थी और ड्रग से आने वाला पैसा राजनैतिक अस्थिरता को और हवा दे रहा था। ये एक दुष्चक्र बन गया था। हालांकि हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मिशनों की मदद और शायद स्थानीय स्तर पर कुछ प्रयासों से इस पर कुछ हद तक अंकुश लगाने की कोशिशें हुई हैं। और वो नार्को स्टेट का लेबल शायद उतना सटीक नहीं रहा, लेकिन ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है ऐसा कहना मुश्किल है। इसने न केवल देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि आंतरिक स्थिरता, सामाजिक ताने-बाने और संस्थानों को भी बुरी तरह कमजोर किया है।
ये इस बात का भी एक दर्दनाक उदाहरण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध एक कमजोर और अस्थिर राष्ट्र का फायदा उठा सकता है। इतनी सारी अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से अकेले निपटना तो किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि देश काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर होगा। बिल्कुल। इन गंभीर आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण गिनी बिसाऊ अपने विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए, यहाँ तक कि अपने सरकारी बजट के एक बड़े हिस्से के लिए भी बाहरी मदद यानी विदेशी दान और कर्ज पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और जब कोई देश इतना निर्भर हो जाता है तो उसकी नीतियां बनाने की स्वतंत्रता भी कुछ हद तक प्रभावित होती है और वो बाहरी ताकतों और उनकी शर्तों के प्रति और भी संवेदनशील हो जाता है। ये तो चुनौतियों का एक पूरा जाल सा लगता है। अस्थिरता, गरीबी, निर्भरता, अपराध। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच क्या कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं? हमारे सूत्रों में यहाँ की संस्कृति का जिक्र है जो काफी जीवंत लगती है। कहा गया है कि इसमें अफ्रीकी, पुर्तगाली और इस्लामी प्रभाव का अनूठा मिश्रण है। हाँ, और यही इस देश की एक बड़ी ताकत हो सकती है। ये सांस्कृतिक मिश्रण यहाँ के लंबे और जटिल इतिहास की देन है। सदियों का व्यापार, जिसमें दुर्भाग्य से दास व्यापार भी शामिल था, पुर्तगाली उपनिवेशवाद, इस्लाम का प्रसार और मजबूत स्थानीय अफ्रीकी परंपराएं, ये सब मिलकर यहाँ के संगीत, नृत्य, कला, पहनावे और यहाँ तक कि खान पान में भी झलकते हैं। गिनी बिसाऊ का संगीत, जैसे गुम्बे ताल, पश्चिम अफ्रीका में काफी मशहूर है और इसमें अक्सर सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणियां भी होती हैं। ये विविधता और सांस्कृतिक जीवंतता यहाँ के लोगों की मुश्किलों से जूझने की क्षमता का भी प्रतीक है, ऐसा मुझे लगता है। और संस्कृति के अलावा प्रकृति ने भी इस देश को काफी कुछ दिया है, खासकर वो बिजागोस द्वीप समूह जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। सुना है ये अपनी जैव विविधता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये बिल्कुल सच है। बिजागोस द्वीप समूह, जिसमें 80 से ज्यादा द्वीप शामिल है, जिनमें से केवल 20-25 पर ही आबादी है, एक असाधारण जगह है। इसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व के ऐसे अनोखे इलाके के तौर पर मान्यता मिली है जहां प्रकृति संरक्षण और इंसानी विकास के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया जाता है। यहाँ मैंग्रोव के घने जंगल हैं, समुद्री घास के मैदान हैं और समुद्री जीवन की अद्भुत विविधता है। क्या खास है वहाँ के समुद्री जीवन में? कुछ उदाहरण है? हाँ, जैसे ये समुद्री कछुओं की कई दुर्लभ प्रजातियों के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन स्थलों में से एक है। यहाँ दरियाई घोड़े भी पाए जाते हैं जो खारे पानी में रहते हैं, जो बहुत ही असामान्य बात है। इसके अलावा यहाँ पक्षियों की अनगिनत प्रजातियां हैं, जिनमें कई प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। और सिर्फ प्रकृति ही नहीं, यहाँ की स्थानीय बिजागो संस्कृति भी बहुत अनूठी है। यहाँ के समुदायों में अक्सर मातृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं और प्रकृति के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा और सम्मानजनक है। तो फिर यहाँ पर्यटन की काफी संभावनाएं होंगी, खासकर इको टूरिज्म की। अपार संभावनाएं हैं। बिजागोस अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी संस्कृति के साथ दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है जो एक अलग तरह का अनुभव चाहते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी ढांचे की कमी। द्वीपों तक पहुंचना आसान नहीं है, रहने की अच्छी जगहों की कमी है और देश की समग्र अस्थिरता पर्यटकों को आने से रोकती है। इसलिए पर्यटन उद्योग अभी भी बहुत शुरुआती चरण में है और अपनी विशाल क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रहा है। अगर देश में स्थिरता आ जाए और सही निवेश हो तो टिकाऊ पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था को बदलने में वाकई मदद कर सकता है। तो ये सारी बातें सुन के ऐसा लगता है कि गिनी बिसाऊ में क्षमता और चुनौतियों का एक बहुत ही जटिल और नाजुक संतुलन है। एक तरफ अपार प्राकृतिक सुंदरता, खासकर बिजागुस जैसा खजाना और एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी, भ्रष्टाचार और बाहरी निर्भरता जैसी गंभीर समस्याएं हैं जो देश को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एक विरोधाभास जैसा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विरोधाभास ही गिनी बिसाऊ की कहानी का सार है। यहाँ क्षमता मौजूद है, लोगों में, संस्कृति में, प्रकृति में, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, संस्थाओं का कमजोर होना और लगातार के संकटों ने इस क्षमता को उभरने का मौका ही नहीं दिया है। देश एक तरह से चौराहे पर खड़ा है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये राजनीतिक स्थिरता हासिल कर पाता है, क्या ये भ्रष्टाचार पर काबू पा सकता है
और क्या ये अपने प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का इस्तेमाल एक सतत और न्यायपूर्ण तरीके से कर पाता है? ऐसा विकास जो सिर्फ काजू जैसी एक चीज पर निर्भर ना हो, बल्कि ज्यादा विविध और समावेशी हो। और हाँ, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे भी तटीय इलाकों और कृषि के लिए एक और बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। तो आज हमने गिनी बिसाऊ की एक झलक देखी, इसके इतिहास की परतों से लेकर इसके वर्तमान चुनौतियों और संभावनाओं तक। ये साफ है कि ये देश एक मुश्किल और नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां उम्मीदें और मुश्किलें साथ साथ चलती हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में शायद हम अक्सर नहीं सुनते, लेकिन जिसकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। बिल्कुल, और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जिस पर शायद हमारे पास कोई आसान जवाब नहीं है। गिनी बिसाऊ की रणनीतिक लोकेशन, इसके बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन जैसे कि विश्व स्तरीय जैव विविधता वाला बिजागोस द्वीप समूह और इसकी सांस्कृतिक ऊर्जा को देखते हुए, अगर सिर्फ एक चीज बदलनी हो, सिर्फ एक, जो देश के लिए स्थिरता और समृद्धि का दरवाजा खोल सके, तो वो क्या होगी? क्या वो एक दूरदर्शी, ईमानदार और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व है जो बिखरे हुए गुटों को एकजुट कर सके और देश को पहले रखे? या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रवैये में बदलाव की जरूरत है, सिर्फ मदद देने की बजाय शायद ज्यादा रचनात्मक तरीके से स्थिरता लाने में भूमिका निभाने की? या फिर असली बदलाव नीचे से आएगा, समुदायों को सशक्त बनाकर, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करके, या शायद इन सब का कोई मिला-जुला रूप ही एकमात्र रास्ता है? ये विचार करने लायक सवाल है कि इस जटिल पहेली का कौन सा टुकड़ा सबसे पहले अपनी जगह पर बैठना चाहिए।